ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जीजी को देखते हैं। वो देख नहीं सकती लेकिन वो किसी से छुप के भाग रही थी। तभी लड़का उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आने लगता है और बोलता है अब हम तुम्हारे लिए डिसीजन नहीं ले सकते। ब्लाइंड वुमन आखिर तुम कहाँ हो? अब बाहर भी आ जाओ। तुम अब हमारे किंग के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। मैं जानता हूँ कि वो बहुत माफिया है लेकिन तुम उसके चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हो। अब हम बिना किसी टेंशन से खा पी सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी जीजी पीछे से आकर उसके सर पे डंडे से मार देती है। वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी कोई सस्पिशियस लड़का आकर उसके पीछे आने लगता है। जीजी सोचती है ये फिर से किसके आने की हट है, मैं दोबारा वहाँ पर जाना नहीं चाहती। ये बोलकर भागती है। तभी उसकी टक्कर हमारे मेन लीड से हो जाती है जिसका नाम मिस्टर बो होता है। मिस्टर बो बोलता है मिस्तू आपके पेट में वो बच्चा किसका है? जीजी मन में बोलती है ये तो उस इंसान की आवाज़ है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जीजी के ब्लाइंड होने की वजह से उसकी फैमिली ने उसे मिस्टर बो के पास भेज दिया था। मिस्टर बो खड़ूस टाइप का इंसान था। किसी को फीलिंग्स से इमोशंस की कोई कदर नहीं थी। जीजी उसके सामने बैक करने लगती है प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन मिस्टर बो से पूछता है। जीजी बस उसे बोले जा रही थी प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन मिस्टर बो उसे बोलता है मुझे मारने के लिए मजबूर मत करो। फिर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। जीजी को बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोने लगती है और मिस्टर बो को रोकने का भी ट्राई करती है लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनता। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जीजी फिर से भागने लगती है लेकिन मिस्टर बो उसे पकड़ लेता है और बोलता है अभी भी भागना चाहती हो? फिर उसे उठाकर ले जाता है। जीजी जाने दो बोलकर रोने लगी थी लेकिन मिस्टर बो उसे घर ले आता है। जीजी पूछती है मिस्टर आप क्या चाहते हैं? मुझे जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा किसी से प्यार नहीं करूँगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि सबसे बड़े यंग मास्टर की इलेजिटिमेट चाइल्ड भी है। मिस्टर बो बोलता है क्या तुम खुद को मासूम दिखा रही हो? जीजी बोलती है मुझे भी ये बच्चा नहीं चाहिए लेकिन मेरी बॉडी अब इसे सहन नहीं कर पाएगी। मैं बहुत वीक हूँ। मिस्टर बो बोलता है अफसोस की बात है कि मैंने कभी भी तुम्हारी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं किया है। क्या पता तुम फ्यूचर में इस चाइल्ड की वजह से मुझे ब्लैकमेल करो। बट वो कहती मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो कहता है ना ही तुम इसका यूज़ करके मेरे पास आ सकती हो क्योंकि मैं उस टाइप का इंसान हुई नहीं, और ना ही मैं तुम्हें फ्यूचर में इसके लिए माफ़ करूँगा। और बोलकर उसे मारने वाला था लेकिन जीजी सही वक्त पे चाकू पकड़ लेती है और सोचती है मैं लू फैमिली में सिंगल हूँ जो अब तक जिंदा है। मुझे पिछले साल लगी आग के बारे में सच्चाई का पता लगाना है। मैं तो अपनी फैमिली को बचा नहीं सकती लेकिन मैं खुद को हर्ट भी नहीं होने दूंगी। उसके हाथों से खून बह रहा था और वह मिस्टर बॉस से बोलती है मेरे ऊपर से हट जाओ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर बो के पास कॉल आता है। दूसरी साइड से ग्रैंडमा बोल रही थी और कहती है पागलपन मत कर, उस बच्चे को जन्म लेने दे और उस लड़की से शादी कर ले, वरना देख ले मैं खुद को हर्ट कर लूँगी। कॉल कट करने के बाद मिस्टर बो बहुत गुस्से से बोलता है ये ऑलरेडी चाहती है मैं इस गर्ल से शादी करूँ। फिर वो से बोलता है ठीक है तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, और ये बोलकर उसकी आंखों से पट्टी हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जीजी अपनी आंखें खोलकर देखती है। उसे सब कुछ ब्लरी दिख रहा था। वो खुद से बोलती है क्या मैं अपनी आंखों सच में देख पा रही हूँ? तभी मिस्टर बो आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बच्चे के जन्म के बाद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, दोबारा कभी वापस नहीं आओगी। जीजी अपने मन में सोचती है मुझे सुकून से रहने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ेंगे। फिर वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग करते हुए पेपर ढूंढने लगती है। तभी मिस्टर बो उसका हाथ पकड़ के साइन करवा लेता है। फिर उसके क्लोज आकर उसका सर सहलाते हुए बोलता है अच्छे से अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। जीजी मन में सोच रही थी कि अब तो मैं देख भी सकती हूँ, मुझे मेरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और अपनी फैमिली की लॉस्ट की हुई हर चीज़ को वापस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बो की ग्रैंडमा और स्टेप मॉम को देखते हैं। ग्रैंडमा गुस्सा करते बोल रही थी कि वो लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता, आज ही मैं खुद को हर्ट करूंगी। मॉम बोलती है मॉम आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपको तो पता ही ना उसे लड़कियों के साथ खेलना कितना पसंद है। वो लू फैमिली की डॉटर पता नहीं कब से यहाँ पर है। ग्रैंडमा बोलती हैं अब से वो यहाँ की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ है। सिस्टर सोचती है उस आग में सारे तो मर गए लेकिन ये लड़की पता नहीं कैसे बच गई थी, लेकिन अभी के लिए मुझे इसके बेबी को रास्ते से हटाना होगा, तभी मेरा बेटा इस पूरी स्टेट का किंग बन सकता है। नेक्स्ट सीन में जीजी वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि कम से कम मिस्टर बो से उसकी ग्रैंडमा थोड़ी सी अच्छी हैं लेकिन मेरे लिए तो बुरी होंगी। तभी ग्रैंडमा अंदर आती हैं और जीजी से बोलती हैं तुम्हें घर की याद आ रही ना, इसलिए मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर पुराना लू मैंशन गिफ्ट कर रही हूँ। जीजी सोचती है ये ऑलरेडी 1.8 बिलियन का हाउस मुझे ऐसी गिफ्ट में दान कर रही हैं, आप ही मुझसे क्या कराना चाहती हैं? फिर ग्रैंडमा से पूछती हैं आप मुझसे क्या चाहती हो? ग्रैंडमा बोलती हैं तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें अपने हस्बैंड की हेल्प करनी होगी, जो उसका है वो उसे पाने में हेल्प करनी होगी। 5 साल की एज में एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। बचपन से उसने बहुत गुस्सा आया है। वो अपनी मॉम से प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता है और ग्रैंडमा चाहती है कि तुम उसकी हेल्प करो जो वो चाह रहा है वो पाने में। जीजी बोलती है लेकिन ग्रैंडमा वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता और ना ही मुझे अपने आसपास भी आने देता है, तो फिर मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ? ग्रैंडमा बोलती हैं तुम ऐसा मत सोचो, अगर वो तुम्हें हेट करता है
तो कभी भी मेरे एक बार कहने पे वो तुमसे शादी नहीं करता। उसके दिल में छुपा हुआ लव तुम्हें ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बो का असिस्टेंट एक बंदे को पूल में धक्का देके फेंक देता है और फिर मिस्टर बो से बोलता है, ब्रो अब कंफर्म हो गया है कि जीजी ने आपके साथ ही नाइट स्पेंड की थी, किसी और के साथ नहीं की है। इससे प्रूफ हो जाता है कि वो बच्चा आपका ही है। और उसने कहा कि जीजी इनोसेंट है। उसे हमेशा उसके फ्रेंड मारते थे और बुली भी करते थे। हमें अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बदला लेना चाहिए। मिस्टर बो बोलता है, सिस्टर इन लॉ? असिस्टेंट बोलता है, आप मेरे ब्रो हो तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। मिस्टर बो बोलता है, तुम्हारे सिर्फ एक ही सिस्टर इन लॉ है। फिर वो उस बंदे को सबक सिखाने के लिए पूल में चाबुक को भी फेंक देता है और बहुत सारे पैसे फेंक कर कहता है, जो भी इस बंदे को मारेगा उसे मैं अनलिमिटेड पैसे दूंगा। वो बोलता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी जीजी को बुली नहीं करूंगा। लेकिन वो मना करके बोलता है, उसे सिर्फ मैं दर्द दे सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। असल में ड्रामा के स्टार्टिंग में ये बंदा ही जीजी के पीछे पड़ा हुआ था। फिर ये सारे पुल में जाकर उसे मारते हैं और मनी लेने लगते हैं। इधर जीजी हॉस्पिटल आई थी चेकअप के लिए। तभी वो मिस्टर बो को डॉक्टर के पास देखती है। चाबुक की वजह से उसके हाथ पे चोट लग गई थी, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हुए बोल रहा था कि चाबुक को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो ऐसी चोट लग जाएगी। जीजी बाहर से उसका नाम सुनकर सोचती है, ये सिटी बहुत बड़ी है, मिस्टर बो सरनेम वाले बहुत से लोग होंगे, जरूरी नहीं कि ये किंग मिस्टर बो हो। तभी मिस्टर बो भी डोर के बाहर आकर देखने लगता है, लेकिन उससे पहले जीजी चली गई थी और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जीजी को डोर ओपन करते वक्त तो लड़की बोलती है, जीजी तुमने तो अच्छे से डोर के लॉक को पकड़ लिया है, ऐसा लगता है जैसे तुम ब्लाइंड नहीं हो। फिर दोनों अंदर आते हैं। अंकल फैंग उसे देखकर माफी मांगने लगते हैं। जीजी ने उठाती है, तभी वो पूल वाला बंदा, असल में इसका नाम फेंग चाओ है, वो जीजी को देखकर बोलता है, तुम? जीजी उसके पास आकर बोलती है, क्यों, मुझे जिंदा देखकर तुम शॉक्ड हो गए? डेफिनेटली मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब मैं बो फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी हूँ, तो तुम क्या ये सुनकर शॉक्ड हो? मैं ब्लाइंड हो गई हूँ बट फाइट बंद नहीं करूँगी। अंकल फैंग बोलते हैं, मिस उसके साथ अच्छा हुआ, मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तब आपकी मॉम ने उसकी जान बचाई थी। सारे हमें छोड़ देते थे, लेकिन आपकी मॉम ने ही हमारी तरफ काइंडनेस का हाथ बढ़ाया था। उस डिफिकल्ट टाइम में हमारे पास खड़े रहे, इसलिए मैं हमेशा आपकी फैमिली का ग्रेटफुल रहूँगा। आप उस फैमिली के ट्रेजर हो जिन्होंने मुझे दिया था। जीजी उनके पास आकर बोलती है, अंकल फैंग इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप ना होते तो मैं 5 साल पहले जिंदा ही नहीं होती। फिर आपने मेरे लिए अब्रॉड जाकर जॉब करके पैसे कमाए, जिससे मेरी लाइफ अच्छे से बीत गई। लेकिन ये फेंग चाओ ही था जिसने जानबूझकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट काट दिया था। अंकल फैंग बोलते, नहीं मिस, इसमें सारी मेरी गलती है। अब मैं इसे पनिशमेंट दूंगा, पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। फिर मैं मास्टर और मैडम को सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जीजी बोलती, रुकिए। अंकल फैंग बोलते हैं, नहीं मुझे मत रोकिए, इतने सालों तक अपने बहुत दर्द सहा है, मैं सच में बहुत एम्बैरेस्ड और गिल्टी हूँ। हालांकि कल रात मिस्टर बो ने से बहुत मारा है, लेकिन जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे बार बार यही याद आता है किसने आपको कितना परेशान किया था और आप इतने दिन कितने मुश्किल से रह रही थी। जीजी सोचती है कि वही मिस्टर बो था। फिर अंकल फैंग से पूछती है, अंकल फैंग अगर आप कंपनसेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे जेल भेजिए, और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, एक टी हाउस खोलना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे गुड हेल्पर चाहिए। अंकल फैंग बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। वैसे भी उस साल लगी आग के बारे में जानने के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो आग वो फैमिली ने हैंडल किया था। तभी लू फैमिली वाले कंट्री के हेड हुआ करते थे। 5 साल पहले जो आग लगी थी उसमें लू फैमिली के सारे लोग मारे गए। तब उसके बाद अंकल को हेड बना दिया गया था। कहीं असली कल्प्रेट मिस्टर बो तो नहीं है? मैं बो फैमिली घर में छुपे मर्डर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। वो कहते हैं, बट तुम्हारी आइज? वो बोलती है, अब मैं अच्छे से देख सकती हूँ। तभी वो लड़की शॉक्ड होकर नीचे गिर जाती और बोलती है, सच में मैंने कुछ नहीं सुना ना ही कुछ देखा। लेकिन जीजी से बोलती है, क्या सच में तुमने सब कुछ सुन लिया इस बारे में, अब कुछ नहीं कर सकती हो? असिस्टेंट मन में बोलती है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इस पागल के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अभी इस पर ट्रस्ट नहीं है। ये भला ब्लाइंड होने का प्रिटेंड क्यों कर रही है? जीजी कहती है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती हूँ, हर दिन तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है, इसलिए अब तुम्हें टपकना होगा। वो फिर से बेहोश हो जाती है। जीजी सोचती है, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ, मुझे देखकर ही बेहोश हो गई। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जब नींद से जगती है तो सामने जीजी को देखकर डर जाती है और बोलने लगती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो बोलती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सच पता लगाने के लिए ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रही हूँ, और मैं राइट और रॉन्ग के लिए भी फाइट कर रही हूँ। मेरी फैमिली की इकलौती सर्वाइवर हूँ। मैं सिर्फ चोंगजन से लू फैमिली को वापस लेना चाहती हूँ। अगर तुम सही से मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस करोगी तो मैं इसके बदले में तुम्हें भी पे करूँगी। असिस्टेंट बोलती है, क्या मैं इसे मना कर सकती हूँ? जीजी बोलती है, तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम ही पहली इंसान हो जो मेरी सच्चाई जान चुकी हो। नेक्स्ट दोनों को टी हाउस में बात करते हुए देखते हैं। जीजी उसे मिस्टर बो पे नजर रखने के लिए बोलती है। उसके असिस्टेंट का नाम फूशेंग होता है। फूशेंग बोलती है, यंग लेडी, हाँ मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। जीजी उस पर गुस्सा करते बोलती है, यहाँ पर सिर्फ लू फैमिली की डॉटर है और मैं जीजी हूँ, तो मुझे यंग लेडी मत बोलो,
तुम मुझे जीजी बुला सकती हो। फुशेंग बोलती है मिस्टर बो को बचपन में बहुत चोट लगी थी, उन्हें तब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। जीजी सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर बो का चाइल्डहुड इतना हार्ड होगा, इसलिए ग्रैंडमा ने मुझे उसकी हेल्प करने के लिए बोला है। जीजी पूछती तुम क्या जानती हो कि मिस्टर बो को ग्रैंडमा ने अंकल घर कब लेके गए थे। फुशेंग बताती है 20 साल के थे जब वो। जीजी सोचती है मिस्टर बो 19 साल का था तब आग लगी थी, इसका मतलब आग उसने नहीं लगाई थी, तो फिर ज़रूर घर के किसी और मेंबर का ये काम है, लेकिन वो मर्डर कौन हो सकता है। फुशेंग पूछने लगती है आप मिस्टर बो के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आप क्या मिस्टर बो के साथ रहना चाहती हो, लेकिन अब तो आप दोनों का बच्चा भी होने वाला है, अगर आप दोनों में लव भी हो जाएगा तो हमेशा खुश रहोगे आप दोनों। जीजी बोलती तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो, और फिर अपने मन में सोचती है वैसे भी हमारी मैरिज सिर्फ 1 साल के लिए है, 1 साल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे 1 साल में ही सब कुछ पता लगाना होगा। फुशेंग बोलती है क्या आप सच में मिस्टर बो को पसंद करती हो, वो क्या आपको पसंद है। तो जीजी हाँ बोलकर स्माइल करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं जीजी एक कॉन्टेस्ट में आई हुई थी, सब बोलने लगे इस कंपटीशन में जियांगबे स्टेट के सब रिच पीपल आएंगे, वो जिसे चाहेंगे उसे वोट दे सकते हैं। तभी उसकी नज़र रूम में बैठे हुए आदमी पर पड़ती है। जी सोचती है लगता है ये भी कंपटीशन के लिए आया होगा, ये बंदा और कोई नहीं मिस्टर बो ही है। उसे ड्रिंक करता देखकर तो जीजी उस पर इम्प्रेस हो गई थी। तभी मिस्टर बो की नज़र पड़ने पर पूछता है कौन है वो। बाहर आकर देखता है कोई भी नहीं, तो वो ढूंढने चला जाता है, पर जीजी को नहीं पता था कि वो बंदा मिस्टर बो है। उसे लगता है कोई रिच पीपल होगा, और बोलते हैं इंसान कितनी डेंजरस है कि नज़र में उसने देख लिया मुझे, बहुत स्मार्ट है। लगता है फिर उसे अप्रिशिएट करते हुए फ्लावर बुके डोर पर चिपका कर चली जाती है। मिस्टर बो ढूंढकर वापस आकर फ्लावर बुके देखकर सॉफ्ट हो जाता है। इधर जीजी भी अपनी टी सबको पिला रही थी, सारे टी पीकर तारीफ करने लगते हैं। एक लेडी उसे पूछती है ये टी कहाँ पर मिलती है, मैं भी अपनी ग्रैंडमा के लिए ये टी परचेज करना चाहती हूँ। तभी सेकंड यंग मास्टर के कान में गार्ड्स आकर बोलते हैं मिस्टर बो यहाँ आए हुए हैं। सेकंड यंग मास्टर बोलता है ब्रदर बहुत गुस्से में लगते हैं। तभी ये सारे भागते हैं, मिस्टर बो के पास आने लगते हैं। फुशेंग और जीजी तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, मिस्टर बो भी यहाँ आया हुआ है। फुशेंग बोलती है यंग मास्टर यहाँ पर हैं, वो क्या हमें यहाँ लेने के लिए आए हैं। जीजी धीरे से फुशेंग से बोलती है टेंशन मत लो, हम डिनर फिनिश करने के बाद ही चले जाएंगे। फिर ये दोनों भी भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारे मिस्टर बो के सामने नील डाउन होकर बैठे हुए थे। मिस्टर बो पूछता है ये किसने रखा था। सेकंड यंग मास्टर बोलता है किसी की इतनी हिम्मत होगी क्या जो ब्रदर के साथ प्रैंक करेगा। मैनेजर बोलता है मिस्टर बो आपका रूम वीआईपी है, इसलिए यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, लेकिन ये कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज है। मिस्टर बो उन दोनों को देखकर पूछता है ये दोनों कौन है। सेकंड यंग मास्टर बोलता है कि ब्रदर ये तो आपकी मेड है, ये आज हमारे लिए टी लेकर आई थी, और उसके साइड में टी बनाने वाली कंपनी का ओनर है। मिस्टर बो बोलता है इसे तो मैं भी देखना चाहता हूँ, ये लिटिल गर्ल कौन है। अगले सीन में ये दोनों घर आते हैं। तभी मेड्स कुछ पेंटिंग लेकर जा रही थी। जीजी के पूछने पर फुशेंग बोलती है ये सारी पेंटिंग मिस्टर बो के हैं, उसने 3 साल की एज में पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, 4 साल की एज में उन्होंने बहुत सारी प्राइज भी जीते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी सारी पेंटिंग्स बीच बीच में खाली रहता था, तब उनका अमनीशिया स्टार्ट हो गया, फिर वो सारा कुछ भूलने लग गए। उस दिन के बाद से उन्होंने आज तक कोई पेंटिंग नहीं किया है। ग्रैंडमा इन पेंटिंग को हमेशा क्लीन और केयर से रखती हैं। तभी सेकंड यंग मास्टर मैसेज करके फुशेंग को बोलता है ब्रदर बहुत गुस्से में है, घर जा रहे हैं, किसी ने उनके साथ प्रैंक किया है। फुशेंग तो ये सुनकर डर जाती है। जीजी पूछने पर उसे सारा कुछ बता देती है, और ये भी बोलती है कि मिस्टर बो तो गुस्से से पागल हो गया है। जीजी ये सुनकर सोचती है क्या वो मिस्टर बो था, लेकिन मुझे लगा कॉन्टेस्ट के लिए आया होगा कोई, तो मैंने उसे जीतने के लिए 2 के टिकट फ्लावर में रखकर डोर पे रखकर चली गई थी। फिर वो फुशेंग से पूछती है ये इतना सीरियस तो नहीं है ना। फुशेंग कहती है ऑफ कोर्स सीरियस है, मैंने सुना है कि इससे पहले बहुत लड़कियां उसे रूम में टिकट देने के लिए गई थी, पर जैसे वो लड़कियां उसे टच करती थी मिस्टर बो उन सबको मार देता था। तभी जीजी बोलती इसी करके हमारे 2 टिकट वाले फ्लावर्स कहाँ गए हैं। फुशेंग कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप घबराइए मत। तभी रुक्को बोलती है आपने इसी वजह से ये कांड किया था क्या। फिर वो घबराने लगती है अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजी बोलती है मिस्टर बो भी व्हाइट शर्ट में था, तो मुझे लगा कि वो कॉन्टेस्ट के लिए आया होगा। फुशेंग बोलती है आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जीजी बोलती टेंशन क्यों ले रही है, पहले मुझे ग्रेप्स तो खाने दो। तभी मिस्टर बो के आने की आहट सुन फुशेंग बोलती है अब क्या करें। जीजी बोलती है मेरे पास एक प्लान है। तभी मिस्टर बो डोर के पास आ जाता है, ये दोनों बातें करने लगते हैं। फुशेंग बोलती है जीजी तुमने तो टी यंग मास्टर के लिए खुद भेजी थी ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है टी ग्रैंडमा ने भेजा था, एक्चुअली उसने मुझे गलत समझ लिया है, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे अनकंफर्टेबल हो जाता है, मैंने उसे इसलिए टी दी ताकि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे। इनफैक्ट मैं मिस्टर बो को बहुत लाइक करती हूँ ना। मिस्टर बो ये सुनकर सोचता है ये मुझे सच में लाइक करती है। जीजी बोलती है मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं छोटी थी, तब मैं पेंटिंग बनाना सीख रही थी, तभी मैंने गैलरी में उसके नाम की एक पेंटिंग देखी थी। उस पेंटिंग को देखते ही मैं तो हैरान ही हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था जिसने भी वो पेंटिंग बनाई है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत प्यारा भी होगा। फिर जब मैंने बाद में उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तब मुझे पता चला
कि वो इस फैमिली का बड़ा यंग मास्टर है, तभी से मुझे उससे प्यार हो गया है। फूशंग बोलती है तो क्या आप उससे मैरिज करना चाहते थे? वो बोलती है हाँ, तभी तो मैंने की है। बाहर सारा को सुनने के बाद मिस्टर बो सोचता है ये लड़की पागल हो गई क्या? तब तो इसे पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ, कैसा दिखता था, फैमिली बैकग्राउंड कुछ ना जान के सिर्फ मेरी पेंटिंग देखकर मुझसे प्यार हो गया, बोरिंग लड़की। और बोल के अंदर आता है। उसे देखकर फूशिंग चली जाती है। मिस्टर बो उसके पास आकर पूछता है मैरिज से पहले पेंटिंग देखकर मुझसे प्यार हो गया, क्या तुम्हें मुझसे भी अच्छी पेंटिंग लगी? जीजी बोलती हाँ देखी है, लेकिन आपकी पेंटिंग में कुछ अलग था, तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। तभी मिस्टर बो नाइफ लेकर जीजी की आइस के पास ले जाता है। जीजी खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी उसको शो नहीं करती है और हर क्वेश्चन का आंसर भी दे रही थी। मिस्टर बो को यकीन कर लेता है कि वो सच में ब्लाइंड है। फिर वो उसे बोलता है एक पेंटिंग देखकर मुझसे लव हो गया। जीजी बोलती है ये इंसान हमेशा अपनी खुशी और गुस्सा दोनों दिखाता रहता है, ये कितना अजीब है, पता नहीं ये मेरी बातों में आ गए या नहीं। फिर बोलती है फिर भी मुझे वो पसंद है, मुझे तुम भी पसंद हो और तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग भी, बट मैं जानती हूँ तुम अंकल के बेटे हो और मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, फिर भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ और तुम्हें अच्छे से भी जानना चाहती हूँ। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। मिस्टर बो बोलता है मैं इतना लकी क्यों हूँ? फिर उसे किस करने लगता है। जीजी मन में बोलती है वो सच में मुझे लाइक करता है, फिर तो मैं किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती, ये मुझे पक्का टेस्ट करेगा। बाद में मिस्टर बो के चले जाने के बाद फूशंग आती है। नाइफ देखकर बोलती है क्या यंग मास्टर ने आपको चोट पहुंचाई? वो कहती है उसे मुझ पर डाउट था कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए उसने मेरा टेस्ट लिया। फूशिंग कहती है तुम तो अमेजिंग हो, क्या तुम सच में यंग मास्टर को लाइक करती हो? जीजी बोलती है ये सारा कुछ मैंने झूठ बोला है, क्योंकि उसे जब भी पता चलेगा वो फ्लावर्स मैंने रखे थे तब उसे लगेगा वो मेरा लव है उनके लिए, फिर वो मुझे नहीं मार सकता, फिर वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। फूशिंग बोलती है आपने जो कुछ कहा यंग मास्टर के बारे में, मुझे लगा कि आप सच में उसे लव करते हो। सोचती है एक सेकंड में किस करना, दूसरे सेकंड में मारने की कोशिश करना, मैं उसके जैसे इंसान को कैसे लाइक कर सकती हूँ? लेकिन अगर मुझे यहाँ पर हक जमाना है तो मुझे मिस्टर बो के क्लोज जाना ही पड़ेगा, जिससे हमारा रिलेशन और अच्छा हो जाए। फूशिंग बोलती है जीजी आपने जो मुझे बीड ब्रेसलेट चेक करने के लिए कहा था, मुझे वो मिला है। जीजी पूछती है कल के ऑक्शन में वो कहाँ मिलेगा? फूशिंग बोलती है बीड ब्रेसलेट बेड में दिखाया जाएगा। तभी हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जीजी के ब्रदर उसे एक चॉकलेट खाने को देता है। जीजी भी कुछ ना समझे हुए उसे खाने लगती है, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा था। उसके डैड आकर बोलते हैं तुम फिर से अपनी सिस्टर को बुली कर रहे हो, ये तो मेरे ब्रेसलेट से गिर गया है, ये ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम की तरफ से मेरे लिए लव है, इसे खेला मत करो। प्रेजेंट में जीजी मन में बोलती डैड मैं आपके प्रीशियस ब्रेसलेट को जरूर वापस ले लूंगी। नेक्स्ट मिस्टर बो को देखते हैं। मेड आकर बोलती है यंग मास्टर ग्रैंडमा ने कहा है आज रात आपको अपनी वाइफ के रूम में रुकना होगा। मिस्टर बो बोलता मैं ना चाहूँ तो? मेड बोलते अगर आप नहीं गए तो ग्रैंडमा गुस्सा करेंगी। इधर जीजी सोच रही थी कि अगर मुझे मिस्टर बो के साथ झूठे प्यार की एक्टिंग करनी होगी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तभी मिस्टर बो अंदर आता है। जीजी बोलती मैंने फूशिंग से बोलकर तुम्हारे लिए पॉलिश बनवाया है, तुम कैसे खाओगे? ये अभी गर्म है। मिस्टर बो बोलते तुम्हें पहले से पता था कि आज नाइट को मैं यहाँ रुकने वाला हूँ? वो उसे पूछता है तो वो मना कर देती है। फिर मिस्टर बो अपनी शर्ट खोलने लगता है। जीजी सोचती है पर देखने में ये काफ़ी हैंडसम है, और वो उसकी बॉडी को अच्छे से देखने लग गई थी। तभी मिस्टर बो पीछे मुड़कर बोलता है तुम्हें क्या हुआ है? जीजी सोचती है इसकी आइज़ के पीछे की तरफ भी है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे देख रही हूँ? रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो बना बनाया सारा प्लान खराब हो जाएगा। मिस्टर बो बोलता है मेरे बारे में अपने मन में जो भी तुम आलतू फालतू ख्याल ला रही हो ना, उसे दूर कर दो। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी ना छोड़ूं। जी बोलकर चला जाता है। जीजी रिलैक्स होकर बैठ जाती है। फिर बोलती है उसने गलत समझा, उसे सच में लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, तभी तो वॉशरूम का डोर भी खुला रखा है। वो क्या सच में यहाँ पे रहने वाला है? फिर तो मुझे लॉजिकली उसके हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले उसे हेड बनाना पड़ेगा, तभी मैं कंसोर्टियम के अंदर जा सकती हूँ, तभी मर्डर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पकड़ा जाएगा। तभी मिस्टर बो आकर उसके हाथ से बाउल रखकर बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। वो कहती है तो सो जाओ, मैं बेड सेट कर देती हूँ। बोलकर सेट करने लगती है। तभी मिस्टर बो उसे बेड पर पुश करके बोलता है कुछ मत करो, मुझे सोने दो। जीजी बोलती है ठीक है, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाती हूँ। मिस्टर बो बोलता है मैंने तुम्हें अलग रूम में जाने को बोला ही नहीं है। वो पूछती तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर बो कहता कोई भी बात हो, अगर तुम मुझे अभी बोल दोगी तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये बात बाद में पता चली तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। जी सोचती है ये कितना सस्पिशियस है। फिर बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह हमेशा खुश रहो। टाइम आने पर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। मिस्टर बो बोलता है सारे इंसान लालची होते हैं, अगर मुझ पर डाउट हो तो मुझसे आकर बात करना। ये सुनकर मिस्टर बो सोचता है ये एक ब्लाइंड लड़की कितनी ब्रेव है,
फिर वो उसे पास लेट कर उसे काउंट करने को बोलता है, लेकिन जीजी कर नहीं रही थी। उसे पता होता है कि मिस्टर बो को बचपन में बहुत पेन दिया गया था। उसे केज में रखते थे वो लोग और सड़ी हुई वेजिटेबल्स खाने को देते थे। तो वो एनिमल्स के नाम काउंट करने लगती है, लाइक काउ 1, ऑक्स 2, 3 शीप। ये सुनकर मिस्टर बो घबरा कर उठ जाता है और बोलता है, वो सब मत काउंट करो। जीजी बोलती है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वो मना करते हुए फिर सो जाता है। तो जीजी स्टोरी बोले जा रही थी। अगले दिन मॉर्निंग में देखते हैं जीजी सो गई थी और मिस्टर बो उसे हक करके बैठा हुआ था। फिर जीजी अंकल फैंग के साथ एक ऑक्शन में आती है। अंकल फैंग उसे बोलते हैं, मिस, यहाँ से हमें चलना चाहिए। इस सिटी के बाहर सारे रिच पीपल और उनकी डॉटर आए हुए हैं। जीजी बोलती है, अंकल फैंग आप घबराइए मत, मुझे पता है आप किस बात पर इतनी टेंशन में हो। मैंने इस 5 साल तक खुद को छुपा कर रखा था। अब जब मैंने बाहर आने का डिसाइड किया है तो मुझे आना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी ये रेड गाउन वाली लड़की आकर उसका रास्ता रोकने लगती है। तुम तो लू फैमिली की डॉटर हो ना, लेकिन 5 साल पहले तो आग में तुम्हारी फैमिली के लोग सारे मारे गए थे। तो दूसरी लड़की बोलती है, हाँ हाँ मैंने सुना था, उस आग में उसकी एक ही बेटी बच गई थी। पहली वाली बोलती, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या ब्लाइंड हो? इस ऑक्शन में ये दोनों भाई भी आए हुए हैं। सेकंड यंग मास्टर बोलता है, ये लू फैमिली की बेटी कितनी सुंदर है, लेकिन पछतावा हो रहा है कि ये बेचारी ब्लाइंड है। ये सुनकर मिस्टर बो पीछे मुड़कर जीजी को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता। सामने की तरफ अपना फेस करके बैठ जाता है। इधर ये तीनों अभी तक नहीं रुकते। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बोलती है, ये ओल्ड मैन क्या तुम्हारा हस्बैंड है? फिर उसके बहुत मजाक उड़ाने लगती है। जीजी चुप करके उनकी सारी बातें सुन लेती है और मन में सोचती है, ये तीनों कितनी बेकार हैं, चांस मिला नहीं और बताने लग गई हैं। फिर वो सबसे बोलती है, ये मेरे अंकल हैं, इन्हें मेरी चिंता हो रही थी इसलिए मेरे साथ लगे, लेकिन हमेशा आंखों देखी बातें सच नहीं होती है। फिर वो अंकल से बोलती है, अंकल फैंग इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हम हमारे सीट पर बैठते हैं। इधर सेकंड यंग मास्टर बोलता है, ये लड़की ब्लाइंड है लेकिन फिर भी कितनी क्यूट है और स्मार्ट भी है। लू फैमिली की सारी क्वालिटीज इसमें हैं, मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। मिस्टर बो मन में सोचता है, इन सारों की हिम्मत को मानना पड़ेगा, उसे इंसल्ट करने का एक भी चांस मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी इनके साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। फिर गुस्से से उसके नेक पर हाथ रखकर बोलता है, गर्दन से सिर को अलग करके कैसा फील होता है, मैं जानना चाहता हूँ। सेकंड ईयर मास्टर कहता है, बिग ब्रदर मुझसे गलती हो गई है क्या? अगर मेरा कहा हुआ किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा आपको इंसल्ट करना नहीं था और यहाँ के ऑक्शन में आपके लिए सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट बाय करूंगा। वो बोलता, घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम्हारे लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। तो सेकंड ईयर मास्टर फिर से मन में बोलता है, बिग ब्रो को इतना बुरा क्यों लग रहा है, कहीं इस वजह से तो नहीं मैं उस गर्ल में इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट जीजी के पास एक अंकल आता है और खुद को उसके फ्रेंड का डैड बोलकर इंट्रोड्यूस कराते हैं। जीजी उनको हेलो बोलती है, लेकिन ये अंकल बहाने से बार बार जीजी को इधर उधर से बुरी तरह से टच करने लगता है। जीजी कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये बैड अंकल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जीजी गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है। वो अंकल गुस्से में चेयर उठाकर मारने जा रहा था। जीजी सोचती है, क्या करूँ, हट जाऊँ यहाँ से, अगर मैं खड़ी रही तो चोट लगेगी, पर अगर थोड़ी सी भी हिल गई तो सबको मुझ पर डाउट हो जाएगा कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। लेकिन तभी मिस्टर बो आकर अंकल को मारने लगता है और उसे धमकी देने लगा था, तुम ये सब क्या करने आए हो। वो अंकल मिस्टर बो से सॉरी बोलने लगा था, लेकिन मिस्टर बो तो बहुत खड़ूस टाइप का बंदा है, उसे किसी की सॉरी का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उस आदमी की फिंगर को अपने शूज़ के नीचे कुचल देता है। तभी वहाँ के गार्ड्स आकर मिस्टर बो से सॉरी बोलने लगते हैं। फिर उस अंकल को भी ले जाते हैं। मिस्टर बो जाकर जीजी के पास बैठता है और उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। जीजी उसके हाथ पकड़कर बोलती है, मिस्टर बो क्या ये तुम हो? फिर स्माइल करने लगती है। मिस्टर बो बोलता है, उस आदमी का टच करने का तुम्हें इतना अच्छा फील कर रहा था क्या? तो जीजी गुस्से में आकर उसका हाथ छोड़ देती है। मिस्टर बो पूछता है, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जीजी बोलती है, सच में तो बहुत अच्छा। मिस्टर बो बोलता है, इसे और कुछ समझने की गलती मत कर लेना। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। जीजी का प्लान था कि वो सब चीज़ों पर थोड़े अमाउंट की बोली लगाएगी, इससे सबको लगेगा कि वो पुअर है, इसलिए सब कुछ पर एक ही अमाउंट लगा रही है। फिर जब वो ब्रेसलेट की बारी आएगी तब मैं सबसे ज़्यादा अमाउंट बोलूँगी और उनको सबको लगेगा कि ये उसे खरीद नहीं सकती है, इसलिए कोई दूसरा भी उसे खरीदने की कोशिश भी नहीं करेगा। तब मैं ज़्यादा अमाउंट लगाकर उसे खरीद लूँगी। होता भी सेम ऐसे ही। जीजी के कहने पर अंकल सारी चीज़ों पर 450 मिलियन की बोली लगा रहा था। उस ब्रेसलेट पर भी सेम अमाउंट की बोली लगाते हैं। फिर सारे उस पर हंसने लगते हैं कि लगता है इसके पास इतना अमाउंट होगा, तो ये तो सारी चीज़ों को एक ही प्राइस दे रही है, देखते हैं इस ब्रेसलेट को किस अमाउंट पर खरीदेगी। वैसे भी इसे कौन लेना चाहेगा, उसे ही लेने देते हैं। लेकिन तभी वो 1 मिलियन बोलकर उस ब्रेसलेट को खरीद लेती है। सारे तो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इसके पास 1 मिलियन थे। वो जानबूझकर हमें पुअर बनने का दिखावा कर रही थी। फिर अंकल जाकर ब्रेसलेट लाकर जीजी को दे देते हैं। ब्रेसलेट को पकड़कर वो मन में बोलती है, डैड मैंने आपकी अमानत को खरीद लिया है। फिर वहाँ से उठकर जाने लगती है, बट वो लड़की उसे बोलती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लगता है इस ओल्ड मैन के साथ तुमने नाइट स्पेंड कर ली होगी।
जीजी तब सबको अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर बोलती है कि मैं पहले से मैरिड हूँ। मिस्टर बो मन में सोचता है आज ये मुझे पब्लिक कर ही देगी, सबको ये बता ही देगी कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। लेकिन जीजी सबको ये तो बताती है कि वो मैरिड है, बट वो ये नहीं बताती उसका हस्बैंड मिस्टर बो है, और बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और मुझे बहुत प्यार भी करता है। ये सुनकर तो मिस्टर बो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता और बोलता है क्या ये सच में मुझसे लव करती है, कहीं से कोई पब्लिक अटेंशन तो नहीं चाहिए। फिर जीजी सोचती है आजकल सबको अच्छी बातें सुनना पसंद है, और मिस्टर बो खुद की इतनी तारीफ सुनने के बाद तो मुझसे घर पे आके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर बो भी उठकर खड़ा हो जाता है। जीजी मन में सोचती है ये क्या कर रहा है, कहीं मेरे साथ तो नहीं जाने वाला। तभी मिस्टर बो जीजी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और कार में बैठा कर ले जाता है। ये सारे बाहर आते हैं तो उनमें से एक लड़की कहती है ये क्या, वो तो सच में मिस्टर बो के साथ चली गई है। दूसरी वाली कहती है इसमें शौक की क्या बात है, मिस्टर बो उसे अपने साथ लेके गया है, बट कुछ ही देर में उसे खुद ही बाहर फेंक देगा। वो सिर्फ उसके साथ थोड़ी देर मजे करना चाहता होगा और कुछ नहीं। उस अंधी लड़की को तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। इधर कार में बैठी हुई जीजी विंडो के बाहर देखकर स्माइल करती है। मिस्टर बो से पूछता है तुम अपने ब्लाइंड आइज से क्या देख रही हो। वो बोलती है मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन हवा को फील तो कर सकती हूँ ना, ये मुझे काफी सुकून दे रही है। असिस्टेंट बोलता है हाँ सही कहा आपने, ये रिवर के पास वाले रोड है ना। जीजी सोचती है अभी मैं मेरे पुराने घर के पास हूँ, कितने सालों के बाद मैं यहाँ आई हूँ। तभी मिस्टर बो कुछ ना बोलकर उसे खींचकर अपने क्लोज कर लेता है और किस करने लगा था। तभी उसे फोन आता है तो वो कॉल रिसीव करने लगता है और जीजी मन में बोलती है मैं सचमुच इस इंसान को सबक सिखाना चाहती हूँ, कभी भी मुझे पकड़ के किस कर देता है। मिस्टर बो पूछता है ये तुम्हें क्यों चाहिए था। जीजी बोलती है ये एक ब्रेसलेट है जो कि बहुत प्रीशियस है, मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कहता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मैं इसे पहनूंगा। तभी जीजी बॉक्स ओपन करके ब्रेसलेट निकाल कर उसे बोलती है ये मेरी मॉम ने मेरे डैड को गिफ्ट किया था, उनके लिए अपने लव को जताने के लिए दिया था, ये मेरे लिए सच में बहुत प्रीशियस है। मिस्टर बो बोलता है ये लड़की कितनी स्टूपिड है। फिर बोलता है ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, अगर मैं आज रात को जिंदा वापस आ गया तो मुझे लगेगा कि हाँ ये भी मेरे लिए कुछ यूजफुल है। जिसे सोचती है लेकिन मैं चाहती हूँ तुम जलकर खाक हो जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दूंगी। अगले सीन में जीजी को उसके टी हाउस में देखते हैं। अब उसके टी हाउस की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी, सारे लोग उसके टी हाउस पर आने लगते हैं टी खरीदने के लिए। जीजी बोलती है अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि लू फैमिली का एक टी हाउस भी है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं लू फैमिली को सबके सामने प्राउड फील कराऊंगी। तभी फूशिंग से पूछती है आज क्या हुआ है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। वो बोलती है आज मैं अपने स्कूल के एक बॉयफ्रेंड से मिली थी, वो काफी हैंडसम है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम क्या करती हो, टी हाउस में कब आती हो, कब जाती हो, तुम खाली टाइम में क्या करती हो, ऐसी बहुत कुछ पूछ रहा था। जीजी को लगता है कि वो मिस्टर बो का असिस्टेंट होगा जिसे मिस्टर बो ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा होगा। फिर वो पूछती है तुमने मेरे बारे में क्या बताया उसे। वो बोलती है मेरा कुछ काम नहीं हुआ। वो कहती है मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने उसे साफ बता दिया कि आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तब मिस्टर बो जीजी को मैसेज करके बोलता है रात को डिनर हम ग्रैंडमा के साथ करेंगे, मैंने झैंग को भेज दिया है। फिर वो आकर कार में बैठ जाती है। झैंग को देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा था, जैसे कि वो कुछ गलत करने वाला है। फिर वो जीजी को लेकर जाने लगता है, लेकिन उसे बार बार देख रहा था। जीजी को बैठते बैठते नींद आ जाती है और वो सो जाती है। झैंग भी याद करने लगता है असल में स्टेप मॉम ने उसे बुलाकर धमकी दिया था कि तुम जीजी को मेरे रास्ते से हटा दो वरना तुम अपनी वाइफ और बेटे को भी दोबारा नहीं देख पाओगे। मॉम को अब उसके होने वाले बच्चे के बारे में बहुत फिक्र होती है, क्योंकि फ्यूचर में फिर उसके बेटे को यहाँ का किंग बना देंगे और स्टेप मॉम के बेटे को उसका सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उन दोनों की टपका डालो। झैंग बोलता है लेकिन वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करती है। स्टेप मॉम बोलती है अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फैमिली या वो लड़की। झैंग ये सब सोचकर जीजी से सॉरी करने लगता है। इधर मिस्टर बो किसी को पनिशमेंट दे रहा था, उस आदमी के फिंगर्स पर नाइफ घुसा देता है, फिर उसे टपका डालने का ऑर्डर दे देता है। असिस्टेंट आकर बोलता है ब्रदर फूशेंग मेरी क्लासमेट थी, वो बहुत सिंपल लड़की है, उसे नहीं पता था कि आपने मुझे इंक्वायरी करने के लिए भेजा था, उसने जो सब कुछ कहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्टर बो पूछने लगता है कि उसने क्या कहा। असिस्टेंट बोलता है मिस बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ, उसने अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए भी कहा है, तभी तो वो काम करने के लिए बाहर आई हैं, वो अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती हैं। मिस्टर बो बोलता है इसका मतलब इंसानियत अभी भी जिंदा है। असिस्टेंट बोलता है ब्रो मैंने टी हाउस के फाइनेंशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया था और मुझे पता चला कि मिस ने 1 मिलियन से एक ऑक्शन में ब्रेसलेट खरीदा है अपने हस्बैंड को यानी आपको गिफ्ट करने के लिए। उसके अलावा मिस ने कभी अपने लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीदी है। अब क्या फिर से मिस की इंक्वायरी करूंगा। मिस्टर बो बोलता है जब वो मुझे चीट करेगी तब करना, अभी के लिए रहने दो। एक्चुअली ये मिस्टर बो का छोटा भाई है यानी 3rd यंग मास्टर, और वो मिस्टर बो के साथ हर काम करता है असिस्टेंट की तरह, मिस्टर बो का असिस्टेंट बन के रहता है। वो मन में बोलता है डेफिनेटली मैं सीक्रेटली अपने सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करूंगा,
मेरा ब्रदर असल में गुस्सा तो बहुत करता है, लेकिन उनका हार्ट अब भी सॉफ्ट है। कुछ टाइम बाद जब इसकी आंखें खुलेगी ना, तब वो खुद ही बंदा बन जाएगा। कुछ देर बाद जब उसकी आइज खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखकर घबराने लगती है। तभी सामने मिस्टर बो की कार को देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी थी, लेकिन कार की विंडो बंद थी, इसलिए वो मिस्टर बो उसे सुन नहीं पाता, ना ही देख पाता है। असिस्टेंट बोलता है ये तो घर की कार है। तभी मिस्टर बो फोन चेक करके उसे पता चलता है कि जीजी ने उसे मैसेज करके पूछा था कि तुम क्या रात को डिनर के लिए घर जा रहे हो। तो बोलता है लेकिन ये तो घर की तरफ नहीं जा रही है, ये उल्टी दिशा में क्यों जा रही है। असिस्टेंट बोलता है ब्रदर आपका कहने का मतलब है कि सिस्टर इन लॉ किडनैप हो गया है। मिस्टर बो गुस्से से बोलने लगता है वो सिर्फ मेरी है, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। इधर जीजी खुद को शांत करते हुए मन में बोलती है पहले मुझे इसका इंटेंशन समझना होगा कि इसने मुझे किडनैप क्यों किया है। फिर वो पूछती है अंकल चैंग आपने मुझे किडनैप क्यों किया है, आपको पैसा चाहिए ना, कितना चाहिए मुझे बोलिए, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैंने तुमको हर्ट नहीं किया तो वो लोग मेरी फैमिली को हर्ट करेंगे, मैं तुम्हारे साथ साथ खुद को भी हर्ट कर लूँगा। जी सोचती है जैंग तो ऐसे इंसान नहीं है, इसका मतलब ये अपनी फैमिली के लिए अपनी जान भी देने वाला है, लेकिन कौन मुझे मारना चाहता है। फिर वो जैंग से पूछती है ठीक है लेकिन आप इतना तो बता दो कि तुम्हें ये सब करने को किसने कहा है। जैंग बोलता सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता, प्लीज़ मुझसे और कुछ ना पूछे। जीजी सोचती है ये कुछ नहीं बताएगा, ये सिर्फ मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कैसे भी करके जिंदा रहना होगा क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ जानना है और करना है। तभी सामने से मिस्टर बो जैंग के फोरहेड पर शूट कर देता है, जिससे जैंग का वही काम तमाम हो गया था। मिस्टर बो विंडो ओपन करके देखता है, उसमें तो जीजी है। मिस्टर बो बोलता है सच में तुम थी। जीजी बोलती है क्या तुम मिस्टर बो हो। वो कहती है चले जाओ यहाँ से कार से, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है कभी फट सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं भाग नहीं सकती, तुम चले जाओ। मिस्टर बो बोलता है फिर ठीक है मैं भी टपक लूंगा साथ में, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस हूँ, गॉड मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। जी सोचती है ये मेरे साथ टपकना चाहता है, यानी ये इतना भी हर्टलेस नहीं है। फिर बोलती है मिस्टर बो तुम चले जाओ प्लीज़। मिस्टर बो बोलता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तो तुम्हारे बिना कैसे जाऊँगा। जीजी ये सुनकर खुश हो जाती है। तब मिस्टर बो कार लॉक तोड़कर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। तभी कार ब्लास्ट होती है और जीजी गलती से अपनी आइज़ को हैंड की हेल्प से छुपा लेती है। मिस्टर बो बोलता है क्या प्रॉब्लम है। जीजी सोचती है अब मैं ऐसी बात और ज़्यादा नहीं छुपा सकती, बाद में पता चली जाएगा, इससे अच्छा भी बता देती हूँ। और बोलती है मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर बो कहता है अपनी आइज़ बंद कर लो। फिर सोचने लगता है ब्लाइंड होना कितना मुश्किल होता है ना। नेक्स्ट हॉस्पिटल में जीजी को देखते हैं, वो अभी भी होश थी, उसके पास मिस्टर बो और सेकंड यंग मास्टर भी थे। जीजी नींद से जगती है और सेकंड यंग मास्टर को देखकर पूछती है क्या तुम मिस्टर बो हो। उसके मना करने से पहले मिस्टर बो उसे अपनी ओर खींच कर बोलता है क्या तुम ब्लाइंड हो। जीजी बोलती है मिस्टर बो क्या तुम हो, तुम बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर मिस्टर बो थोड़ा नर्वस होने लगता है और फिर बाहर चले जाता है। तभी ये भी बाहर आता है और बोलता है ब्रदर मैं ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेने आया था, तो मैं चलता हूँ। लेकिन मिस्टर बो उसे रोकर बोलता है सबसे पहले उस आदमी को बांधकर जंगल में फेंक देना। वो पूछता है वो तो बो फैमिली का सबसे बेस्ट पर्सन था। मिस्टर बो बोलता है जो मेरी वाइफ को छूने का ट्राई कर सकता है, मुझे नहीं लगता उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है। फिर अंदर चला जाता है। जीजू से देखकर मन में सोचती है ये हमारी फर्स्ट मीट नहीं है, लेकिन आज से पहले मैंने इस पर कभी भी नज़र नहीं डाली। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि इसकी आइज़ कितनी ऑब्सेसिव हैं, ऐसा लगता है वो मुझे ही देख रहा है। बोलती मिस्टर बो क्या तुम्हें चोट लगी है। मिस्टर बो बोलता है तुम इतनी नर्वस क्यों हो। जीजी बोलती शायद मैं अभी भी देखना स्टार्ट किया है ना, शायद इसी वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। मिस्टर बो स्माइल करता सोचता है मुझे पता है मेरा फेस तो किसी पेंटिंग से भी ज़्यादा हैंडसम है, तभी तो मुझे देखकर नर्वस हो रही होगी। और फिर बोलता है तो फिर तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हें पता मैं हूँ इतना हैंडसम, ऐसे मत देखो मुझसे लव हो जाएगा। फिर जीजी क्लोज आकर बोलता है अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो फिर मेरे साथ सोने का प्रॉमिस करो, मैं रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर खुद ही बोलता है चलो रहने दो, मुझे प्रेग्नेंट लड़की के साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहां से चला जाता है। जीजी सोचती है ये क्या पागल है। तब अंकल फैंग उसे मिलने आता है और बोलता है यहाँ रहना आपके लिए सेफ नहीं है, चलो मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। जीजी मना करते बोलती है मिस्टर बो ने जैंग को मार दिया है, उसे ये सब करने के लिए यूफेंग ने कहा होगा और आग भी उसी ने लगाई होगी, मुझे डैड ने बताया था जब मैं छोटी थी, अब तो मेरी आइज़ भी ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट जीजी ग्रैंडमा से मिलने आती है। ग्रैंडमा बोलते हैं अभी मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रही थी, तुम कैसी हो। जीजी बोलती है आप बहुत अच्छी हो। तब ग्रैंडमा से पूछती हैं तुम्हारी आइज़। जीजी बोलती है हाँ ग्रैंडमा अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। फिर बोलती है ठीक है मैं आज तुम्हें एंसेस्टर्स हॉल ले चलूँगी वहाँ पर प्रे करवाने के लिए। बट वो मना कर बोलती है नहीं ग्रैंडमा वहाँ नहीं जा सकती हूँ। ग्रैंडमा पूछती है ऐसा क्यों। वो बोलती मैं सिर्फ वुडन आर्मर की प्रे करना चाहती हूँ, एग्रीमेंट टाइम आने तक का वेट करिए, मैं चली जाऊँगी। ग्रैंडमा बोलती तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूँ, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है,
तो फिर तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तब गार्ड्स आकर बोलते हैं यूफेंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। जीजी उस आदमी से बोलती है डॉक्टर कंसोर्टियम के टॉप डिसीजन मेकर है, उनका नाम बो झेनरोंग है और ये मिस्टर बो के डैड हैं। फिर गार्ड बोलता है मैडम शॉपिंग करने के लिए मॉल गए हुए थे, ड्रेस चेंज करने के लिए वो चेंजिंग रूम में गए थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब वो नहीं आए तो हमने चेक करने अंदर गए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। डैड गुस्सा करते बोलते हैं तो उस एनिमल बो को ढूंढो, उसे कहो कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से तो वो हमेशा तुमसे गुस्सा रहता है। डैड बोलते हैं मैं सही हूँ, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे नाक के नीचे से यूफेंग को किडनैप कर लेगा। गार्ड बोलता है सर मिस्टर बो कॉल नहीं उठा रहे हैं। डैड स्माइल करते बोलते हैं देखा आपने, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर मुझसे बात कर सके। ग्रैंडमा बोलती हैं तुम गलत समझ रहे हो, शायद वो कुछ काम कर रहा होगा इसलिए कॉल नहीं उठा पा रहा। रुको अभी मैं उसे ट्राई करती हूँ। और ग्रैंडमा कॉल करने लगती हैं, लेकिन मिस्टर वो उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। तो ग्रैंडमा बोलती देखा तुमने, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, इसका मतलब वो ज़रूर काम में बिजी होगा या फिर उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। डैड ग्रैंडमा से बोलते हैं आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, हर कार में चार्जिंग केबल लगा रहता है, वो चार्ज नहीं कर सकता क्या? ग्रैंडमा बोलती हैं शायद भूल गया होगा, तुम कुछ ज़्यादा उसके बारे में गलत सोच रहे हो। तभी मिस्टर बो जीजी को कॉल करता है। डैड उस कॉल को स्पीकर पर डालने के लिए बोलते हैं। जीजी कॉल रिसीव करने के बाद मिस्टर बो बोलता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। जीजी पूछती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर बो बोलता है मत भूलो कि मैं जाने से पहले तुम्हें क्या कहा था। तब जीजी को याद आता है उस दिन हॉस्पिटल में मिस्टर बो ने कहा था कि तुम मेरे साथ एक दिन नाइट स्पेंड करो, उसके बदले में मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जीजी बोलती है हाँ मैं ग्रैंडमा के घर पे हूँ, यूफेंग गायब हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो डैड अभी गुस्से में है और बोलकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। डैड उसे पूछते हैं क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने यूफेंग को कहाँ छुपा रखा है? जीजी बोलती नहीं तो उसने तो बस मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। तभी मिस्टर बो से मैसेज करके कार में आने के लिए बोलता है। जीजी आकर उसकी शर्ट पे रेड कलर लगाने लगती है, लेकिन मिस्टर बो तो कुछ और ही करने के मूड में था। जीजी उसे रोकते हुए बोलती है अभी टाइम नहीं है, डैड को शक हो रहा है, उन्हें लगता है कि तुमने यूफेंग को किडनैप कराया है, क्या तुम इस बात को एडमिट नहीं कर सकते? लेकिन मिस्टर बो अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि डैड गुस्से में है। और फिर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए यूफेंग को किडनैप किया है और तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारा रिवेंज लिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का प्रॉमिस किया था ना। जीजी सोचती है स्टार्टिंग से एंड तक कौन सी बात मैंने कही थी, सारा कुछ तो तुमने अपनी तरफ से बोल दिया है, खुद सब कुछ मान लिया है, लेकिन ये बात सच है कि तुमने मेरे लिए यूफेंग को किडनैप किया था। तभी उसे वॉमिटिंग फील होने की वजह से वो कार से बाहर आ जाती है। उसके पीछे मिस्टर बो भी बाहर आता है और उसे टिश्यू देकर बोलता है जब भी तुम मेरे पास आती हो तभी क्या तुम्हें वॉमिटिंग आने लगती है? फिर वो गुस्सा करके जाने लगता है। जीजी उसे पीछे से हक करके बोलती है मैं कुछ पाना नहीं चाहती हूँ। मिस्टर बो बोलता है तो फिर ये क्या था? जीजी बोलती है यूफेंग को वापस आने दो, वो सिर्फ हमारे बच्चे को टपकाना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट की सीट पर बैठो। मिस्टर बो जीजी से बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? जीजी बोलती है अगर तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगे तो फिर वो हमेशा हमारे चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश करती रहेगी और हमारा बेबी हमेशा खतरे में रहेगा। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। मिस्टर बो बोलता है टेंशन क्यों ले रही हो, हमारे बेबी को कोई कुछ नहीं कर सकता है और मैं हमारे बेबी के रास्ते में आने वाले हर किसी को टपका डालूंगा। जीजी बोलती है तुम उसके डैड हो, पर जब तक तुम्हारे घर में गोलियां हैं तब तक वो जिंदा रहेगा, जिस दिन गोलियां खत्म हो जाएंगी उस दिन तुम क्या करोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए, तब जाकर तुम अपने चाइल्ड को खुश कर सकते हो और उसे खुशी दे सकते हो। मिस्टर बो बोलता है गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा मतलब क्या है? जीजी बोलती है तुमने जो गलत काम किए हैं तुम्हारे डैड के लिए, क्या तुम खुद के बेबी के साथ भी यही करने वाले हो? मिस्टर बो उसका गला पकड़ पूछता है तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या पता है, तुम क्या मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? वो बोलती नहीं ग्रैंडमा ने सब बताया है, तुम फाइट करने से डरते हो इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम इस तरह की लाइफ जीते जीते थक गए हो, असल में तुम मारना नहीं चाहते हो इसलिए ऐसे रहना पसंद करते हो। फिर अपने मन में बोलती है एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मेरी बातों का इस पर असर तो हो रहा है। फिर वो सब पकड़ कर बोलती है तुम्हें अपने अंकल के साथ 1 ईयर तुम अपने अंकल के साथ 1 ईयर से रह रहे हो, लेकिन फ्यूचर में हमारे चाइल्ड के लिए सिर्फ तुम अकेले ही रहोगे जो उसे संभालोगे। तब मिस्टर बो से खींचकर किस कर लेता है और बोलता है अब तो तुम एंग्री नहीं हो ना? फिर असिस्टेंट को कॉल करके यूफेंग को छोड़ने के लिए बोल देता है। फिर जीजी से बोलता है सिर्फ तुम्हें इतनी हिम्मत है मुझसे ये सब बोलने की, वरना कोई और होता तो मैं उसे टपका डालता। ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ ना, बस टाइम पास करूँगा और तुम्हारे साथ खेलूँगा। जीजी स्माइल करते बोलती है ओके। फिर मन में बोलती है जब तक मिस्टर बो हाँ करेगा
तब तक मेरे और हमारे चाइल्ड के लिए अच्छा है। मिस्टर बो पूछता है अब तो तुम खुश हो ना? वो बोलती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मिस्टर बो बात बदलते हुए बोलता है जब तक तुम मेरी हो और मेरी हाँ में हाँ मिलाती जाओगी तब तक सब ठीक है। वैसे भी मेरे पास इस कार से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में यूफेंग घर आती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डैड उसे इसी हालत में देखकर अपने कोट से उसे ढक देते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? यूफेंग बोलती है हस्बैंड मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा तुमसे मिल पाऊंगी। डैड पूछते हैं तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है, तुम कहाँ थी? यूफेंग बोलती है मुझे किसी ने पीछे से पकड़कर स्नेक वाले जंगल में छोड़ दिया था। वहाँ पर बहुत डरावने डॉग थे जिन्होंने मुझे बाइट कर लिया, मेरे पीछे पड़ गए। डैड सोचते हैं बड़ी चालाकी से मिस्टर बो ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी गार्ड आकर बोलता है कि मिस्टर बो इंजर्ड हो गए हैं, घर आ रहे हैं। तभी जीजी मिस्टर बो को पकड़कर अंदर लेके आती है। असल में ये दोनों प्लानिंग करके आए थे पूरी। ग्रैंडमा भी उनकी प्लानिंग समझ जाती है और उनके साथ एक्टिंग करने लगती है। यूफेंग पूछती है उसे क्या हुआ है? ग्रैंडमा बोलती है क्यों तुम्हें नहीं पता? ये तुम्हें बचाने के लिए गया था, तुम्हें बचाने के चक्कर में बेचारे की हालत हो गई है, टपकता टपकता बचा है। यूफेंग बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग से एंड तक मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तब मेरे पास कोई नहीं आया था, तो फिर ये मुझे बचाने कैसे जा सकता है? डैड बोलते हैं यूफेंग ने कहा है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें किडनैप कराया था। ग्रैंडमा बोलती हैं भले ही उसके असिस्टेंट ने भले ही तुम्हें किडनैप कराया था, इसमें मेरे ग्रैंडसन का क्या लेना देना? तब जीजी डैड से बोलती है आप खुद ही देखिए, प्रेसिडेंट खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए उन्हें बचाने के लिए गए थे, अपनी लाइफ की परवाह किए बिना। तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप उस पर इतना शक क्यों कर रहे हो? ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। यूफेंग बोलती है लॉजिक ये है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उससे अगले दिन ही मेरा किडनैप हुआ था। जीजी बोलती है मेरे एक्सीडेंट से आपका क्या लेने देना है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा एक्सीडेंट आपने करवाया हो? यूफेंग बोलती है क्या बकवास कर रही हो, मैं भला ऐसा क्यों करवाऊंगी, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करना चाहूंगी? जीजी कहती है मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि इस फैमिली में कितने सारे लोग हैं जो मिस्टर बो के खिलाफ हैं, लेकिन आज उसने यूफेंग को बचाकर ये प्रूफ कर दिया है कि वो आपके घर का मेंबर है। लेकिन डैड आप अब भी उसके अगेंस्ट हो और अभी उस पर शक कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। डैड पूछते हैं तुम बोलना क्या चाह रही हो? जीजी बोलती है मिस्टर बो इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो इस पोजीशन के लायक नहीं है। घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले सब लोग कि उसी ने ही सब किया होगा, सब उसी पे शक करते हैं। लेकिन उसने बहुत से काम किए हैं इस फैमिली के लिए, लेकिन हमेशा उसके साथ गलत ही होता है। घर के सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आज मिस्टर बो के लिए बोलना चाहती हूँ। तब ग्रैंडमा और यूफेंग दोनों लड़ने लगते हैं। यूफेंग बोलती है भूल गए जब 1 साल के लिए इस सब कुछ दे दिया था तो इसने पूरी कंपनी का कितना लॉस कर दिया था। ग्रैंडमा बोलती है हम किस पैसे की बात कर रहे हैं, तुमने भी कुछ कम पैसे खर्च नहीं किए हैं। इस बात पर दोनों में फाइट होने लगती है। तब डैड उन दोनों को चुप कराते बोलते हैं ठीक है, मैं कॉल करके बोल देता हूँ कि 2 मंथ तक तुम्हें कंपनी दे दूंगा जब तक तुम रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। अगर 2 मंथ तक कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है तो इस कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे होंगे। यूफेंग सोचती है इस कंपनी के सारे शेयर्स मेरे पास हैं, अगर ये जीत गया तो मुझे सारे शेयर्स इसे देने पड़ेंगे। ग्रैंडमा बोलते वो तो कंसोर्टियम के बाहर है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे बाहर भेजने की? डैड बोलते जब वो रिजल्ट अचीव कर लेगा तभी मैं उसे कंसोर्टियम में ज्वाइन होने दूंगा। जीजी बोलती है ठीक है। फिर मन में बोलती है कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेरा पहला स्टेप है। यूफेंग सोचने लगती है मैंने तुम्हारी फैमिली को मार डाला, लेकिन तुम बच गई, अब तो मैं तुम्हें भी नहीं मार सकती, तो अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। मिस्टर बो खड़ा होकर जीजी को पकड़कर बोलता है आज मैं किसी को सेव करने के लिए बहुत सारे स्नेक को मारा है, तो अगर मेरी वाइफ और चाइल्ड को कुछ हुआ तो मैं उस इंसान के हाथ और पैर दोनों काट के फेंक दूंगा। नेक्स्ट जीजी मिस्टर बो को क्लीन कर रही थी। मिस्टर बो बोलता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, और ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है, लेकिन जीजी उसे किस करना नहीं चाहती थी, तो फिर से वॉमिटिंग आने की एक्टिंग करने लग जाती है। मिस्टर बो उसे पुश करते हुए बाहर भेज देता है। बाहर जीजी कुछ फाइल्स पढ़ रही थी, तभी मिस्टर बो बाहर आकर पूछता है क्या पढ़ रही हो? जीजी बोलती है कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, तुमने कहा था कि तुमने रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, फिर कंपनी के बिलियंस का लॉस हो गया था, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। असल में सेम साउंड और डिफरेंट स्टोरी के साथ टाइपिंग भी गलत थी, इसका मतलब को बिल्कुल अलग लगता है। मिस्टर बो कि तुम क्या एक भी लेटर नहीं पढ़ पाते? मिस्टर बो बोलता है जो एक दिन भी स्कूल ना गया हो वो कैसे पढ़ सकता है और क्या ही समझ सकता है कि क्या गलत और क्या सही है, लेकिन ना पढ़ने का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन ना पढ़ पाने का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जीजी मन में सोचती है मिस्टर बो ने बचपन से बहुत कुछ सहा है और बचपन से ही वो इन सबके साथ अकेले लड़ता आ रहा है, इसलिए शायद वो ऐसा बन गया है, दूसरा कोई होता तो वो शायद इतना सहन नहीं कर पाता। फिर वो उसके बटन्स लगाते हुए बोलती है मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती हैं, पर मेरा मतलब ये है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन तुम बहुत हार्डवर्क कर रहे हो। ग्रैंडमा बहुत खुश थी आज तुम्हारे लिए
और मैं तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो सब टूट कर बिखर जाएगा। मिस्टर बो बोलता है, जीजी तुम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? जीजी बोलती है, कम से कम मेरे जाने से पहले पहले तो मुझे तुम्हें छोटे बच्चों की तरह प्यार भी तो करने दो। वो उसे चुप कराने के लिए किस कर देता है। जीजी उसे दूर करते हुए बोलती है, अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं और काम बहुत ज़्यादा है, पैसे कहाँ से आएंगे? मिस्टर बो बोलता है, ब्लैक में मनी चलेगी। जी सोचती है ये सच में कितना डेंजरस इंसान है, और फिर बोलती है तुम्हें ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा तो दर्द सहना पड़ेगा। सबसे पहले सिग्नेचर से शुरू करते हैं। लेकिन वो बोलता है, मुझे लिखना पसंद नहीं है। फिर वो उसे प्यार से फ्रूट खिलाते हुए पूछती है, आप क्या कहना है? मिस्टर बो बोलता है, ठीक है। फिर जीजू से फ़ोन से लेटर पढ़ना सिखाने लगती है। मिस्टर बो बोलता है, ऐसा मत करो, मैं दूसरे वे से भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं काइंड इंसान जो हूँ। फिर उसे लिखना सिखाती है, उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाती है। फिर उसे कैसे लिखते हैं वो लिखकर बोलती है। फिर दोनों कंपनी के बारे में कुछ बातें करते हैं। मिस्टर बो उसे देखकर सोचता है, ये हमारे बारे में बहुत सोचती है, तभी तो इतना ध्यान से काम कर रही है। फिर उसे अपनी गोद पर बिठाकर उसकी ईयर को भी बाइट करने लगता है। अगले दिन जीजी कंपनी में मिस्टर बो की सेक्रेटरी बन के आती है। इस कंपनी में कोई भी एडुकेटेड नहीं है, बस दिन भर बैठकर बातें करते रहते हैं। जीजी आकर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। फिर बोलती है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब मीटिंग रूम में 20 मिनट के अंदर लेकर आओ। एक एम्प्लॉय गल आकर बोलती है, बट हमने तो अभी तक उसे तैयार भी नहीं किया है। जीजी बोलती है, तो तुम सारे बैठे बैठे क्या कर रहे थे इतने टाइम से? तभी यूफेंग की सेक्रेटरी आकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसी बात करने की? जीजी बोलती है, आज से यहाँ का प्रेसिडेंट मिस्टर बो है और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, तो आज से मैं जो कहूँगी वही होगा, और तुम यहाँ जॉब करने के लिए उतनी कैपेबल भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर कर रही हूँ। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे कहने से यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यूफेंग की सेक्रेटरी हूँ, तो वो जब मुझे जॉब से फायर करेंगे तभी मैं जाऊँगी। जीजी बोलती है, अगर तुम खुद ही यहाँ से नहीं गई तो मैं गार्ड्स को बोलकर तुम्हें धक्का मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हो रही थी, बार बार उसे इंसल्ट किए जा रही थी। तो जीजी गार्ड को बुलाकर उसे यहाँ से निकाल देती है। वो गर्ल आकर यूफेंग को सारी बातें बताती है। यूफेंग बोलती है, दोनों अभी भी बच्चे हैं। फिर वो उसके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करती है। नेक्स्ट हम इन दोनों को फ़ोन में लगे हुए देखते हैं। उनसे बात करने के लिए 30 मिनट्स तक ये दोनों खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर बो उनकी तरफ देखता तक नहीं। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि कैसा खड़ूस है, हम आधे घंटे से एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये दूसरा आदमी बोलता है, कुछ मत कहो, ये बहुत गुंडा टाइप का इंसान है, अगर इसके कान में तुम्हारी ये बात पड़ गई ना तो हम दोनों को भुड़का देगा। तब मिस्टर बो उन दोनों को ब्लैकमेल करते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मुझे मजबूरी में तुम्हारी फैमिली को चोट पहुँचानी पड़ेगी, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली को हर्ट हो, इसलिए आज से यूफेंग के सारे काम छोड़कर 2 मंथ के अंदर कंपनी की पोजीशन को हाई लेवल करने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करो। दोनों जल्दी से हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जीजी बोलती है, ये सारे यूफेंग के बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉय हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा काम है कि इन सारों को हमारे हाथ में लेना है। फिर बोलती है, मुझे गुना से मिलना है, वो बहुत अच्छी डायरेक्टर है जो कि हमारी फिल्म के लिए परफेक्ट होगी, लेकिन वो आज वो पार्टी में आने वाली है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इन्विटेशन नहीं है। तब मिस्टर बो किसी कॉल करके बुलाता है, तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मुझे इन्विटेशन भेजो। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं गुना रेडी हो रही थी, तभी कोई आकर पीछे से उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है। फिर हम देखते हैं जीजी उस पार्टी में आई हुई थी। ऑक्शन में जो रेड गाउन वाली गर्ल थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी। वो जीजू को यहाँ देखकर मन में सोचती है, कितनी बेशर्म लड़की है, उस दिन उसकी कार में गई और आज अचानक उसकी सेक्रेटरी बन गई है। मुझे लगता है ये गर्ल जानबूझकर मिस्टर बो को पटाना चाहती है, इसलिए बार बार उसके क्लोज जाने का मौका ढूंढ रही है, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। फिर वो किसी कॉल करके कुछ प्लानिंग करती है। नेक्स्ट जीजी गुना को ढूंढते हुए अंदर आती है, लेकिन पूरे रूम को देखकर वो समझ जाती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वो गुना के फ़ोन में अपने ब्रदर की पिक्चर देखकर शॉक्ड हो जाती है और याद करने लगती है कि एक बार उसने उसके ब्रदर से बोल रही थी कि ब्रदर आप सिस्टर लॉ कब मुझसे मिलवाने के लिए लेके आओगे, अभी तक क्यों नहीं लाए हो? ब्रदर बोलता है वो थोड़ी शाई फील कर रही थी, तो जब खुद आने जाएगी तब मैं उसे लाऊंगा। जीजी सोचती है तो ब्रदर इससे लव करता था, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तभी वो बाहर निकल कर गुना के पास जा रही थी, पर तभी कोई उसे भी पुश करके ले जाता है। नेक्स्ट जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। इधर मिस्टर बो भी जीजी के लिए टेंशन कर रहा था, कितनी देर हो गई, वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई है। फिर वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो टेंशन में इसे कॉल करता है और पूछता है, जीजी कहाँ पर है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई है, पार्टी ख़त्म हो गई है? वो बोलता है, नहीं पार्टी तो अभी भी चल रही है, लेकिन वो यहाँ पर थी। मिस्टर बो से बोलता है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये बात सुनकर ही तो वो घबरा जाता है और फिर से बाहर आकर जीजी को ढूंढने लगते हैं। तभी मिस्टर बो आकर उसी रेड गाउन वाली लड़की को पनिश करता है। उसे बार बार पूल में डुबा रहा था, लेकिन वो गर्ल कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। तब मिस्टर बो गुस्से में गन निकाल लेता है। इधर हम देखते हैं गुना खुद को बचाकर जीजी के पास आती है और बोलती है, इन गुंडों को फाइट नहीं आता है,
लगता है पैसों के लिए उन्होंने हमें किडनैप किया था। मुझे भी कुछ फाइटिंग स्किल्स आती हैं, इस वजह से उन्हें मैंने मार के बेहोश कर दिया है। फिर जीजी उसे अपना ब्रदर का नाम बताती है, जिसे सुनकर ये लड़की उसके फेस को पकड़कर बोलती है, तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही हो। फिर दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं और गुना बोलती है, मुझे तुम्हारे ब्रदर की बहुत याद आती है। जीजी भी सेम बात बोलती है कि मुझे भी मेरे ब्रदर की बहुत याद आती है। इधर मिस्टर बोस गर्ल को शूट करने ही वाला था, तभी जीजी आकर उसे रोक लेती है। मिस्टर बोस उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जीजी बोलती है, मैं माउंटेन्स पर चली गई थी, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। फिर अपने मन में बोलती है, मिस्टर बो को अब मैं किसी को मारने का मौका नहीं दे सकती, वरना सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसे बोलती है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चलो खाते हैं। फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। सब बोलते हैं, मिस्टर बो कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस लड़की ने कितनी आसानी से उसे कंट्रोल कर लिया। लगता है फ्यूचर में सब लोग इसी गर्ल को मिस्टर बो की वाइफ के नाम से जानेंगे। इधर ये गर्ल आकर यूफेंग से बोलती है कि गुना और जीजी दोनों भाग गए हैं। यूफेंग बोलती है, टेंशन मत लो, हम उसका और एंटरटेनमेंट करेंगे। नेक्स्ट घर पे दोनों आते हैं। मिस्टर बो जीजी को अपने क्लोज लाकर किस करने लगता है। जीजी उसे रोककर सॉरी और थैंक यू बोलती है। सॉरी इसलिए कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था तो तुम्हें मेरी टेंशन हुआ, और थैंक यू इसलिए कि तुम मुझे ढूंढने के लिए किसी की जान भी ले सकते हो। मिस्टर बो बोलता है, तो प्रैक्टिकली मेरे थैंक यू करो, और उसे किस करने लग जाता है। तभी उसे गुना का मैसेज आता है, जो बोल रही थी कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगले दिन मूवी के प्रीमियम में गुना और जीजी को देखते हैं। जीजी सबको फिल्म के बारे में बोल रही थी, लेकिन सारे रिपोर्टर्स उसके और मिस्टर बो के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं कि आपका मिस्टर बो के साथ क्या रिलेशन है। हमने ये भी सुना कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर ये चाइल्ड किसका है? जीजी घबरा जाती है। गुना बोलती है, प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, फिल्म के बारे में पूछिए। तभी मिस्टर बो से मैसेज करके ऑफिस में आने को बोलता है। जीजी आकर देखती है कि उसकी चोट लगी है, तो वो मेडिसिन लगाने लगती है। फिर सोचती है ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर इसे इतना हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसे जाने देना चाहिए। फिर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर बो उसे खींच कर अपने क्लोज लाता है। जीजी बोलती है, प्लीज़ कुछ गलत मत करो, यहाँ पर कैमरे लगे हैं, सारे रिपोर्ट्स हमारे रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर बो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की कोई केयर होगी? और बोलकर उसे किस करता है और फिर कैमरे की तरफ देख के स्माइल करता है। इधर सब लोग तो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लू को लाइक करते हैं। इस न्यूज़ के बाद उनकी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाता है, और मिस्टर बो भी उस दिन लकी आग के बारे में प्रूफ इकट्ठा कर लेता है, जिसमें साफ पता चल रहा था कि सारा कुछ यूफेंग ने किया है। बाद में पुलिस उसे ले जाती है। कुछ महीनों बाद देखते हैं जीजी हॉस्पिटल में थी, उनका बेबी होने वाला था। मिस्टर बो बाहर वेट कर रहा था, तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कि मिस्की की आइज़ पहले की तरह ठीक हो गई हैं। बाद में जीजी के पास मिस्टर बो आकर बैठ जाता है और जीजी से पूछता है, क्या बेबी बॉर्न करने में तुम्हें दर्द हो रहा है? जीजी हाँ बोलती है। फिर बोलती है, मिस्टर बो मर्डर को फाइंड करने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मिस्टर बो बोलता है, जीजी डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जीजी सोचती है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मिस्टर बो सोचता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी की केयर नहीं है। अगले दिन ग्रैंडमा उसे कॉल करके बोलती है कि जीजी घर छोड़कर चली गई है। मिस्टर बो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जीजी ने उसके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग करके रखी थी। ड्राइव करते वक्त वो उसे रिकॉर्डिंग को सुनता है। जीजी बोल रही थी कि मिस्टर बो मैंने कभी भी तुमसे लव नहीं किया है और ना ही तुम्हारे साथ रहने का कोई सपना देखा है। जिस दिन तुमने मुझसे मैरिज के लिए पूछा था उस दिन बस मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा किया था। उस दिन मैंने बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए हाँ किया था। क्लब हाउस में तुम्हें फ्लावर्स भी दिए थे, पर सच में मेरा तुम्हें इंसल्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। असल में मैं लू फैमिली के मर्डर को ढूंढना चाहती थी, ताकि मेरे बेबी होने के बाद उसे कोई परेशानी ना हो। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। ग्रैंडमा ने कहा था तुम्हें उस पोजीशन को पाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूं, इसलिए मैंने वो सब किया। मैंने तुमसे कभी लव नहीं किया, इसलिए डाइवोर्स चाहती हूँ। नेक्स्ट अंकल फैंग बोलते हैं, बोट आ गई है, चलो घर चलते हैं। जीजी मन में बोलती है, गुड बाय मिस्टर बो। तभी मिस्टर बो उसे रोकता है और पूछता है, तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया है? जीजी बोलती, डाइवोर्स पेपर लाओ। मिस्टर बो उसके सामने डाइवोर्स पेपर को फाड़ के फेंक देता है और बोलता है, तुम कहती हो कि तुमने मुझे कभी भी लव नहीं किया है, तो फिर अपने मॉम डैड की इतनी प्रीशियस ब्रेसलेट मुझे क्यों दे दिया था? जीजी बोलती है, मैंने नहीं दिया, तुमने खुद लिया था। मिस्टर बो बोलता है, मैं एक इडियट हूँ जो तुम्हें बार बार हर्ट करता रहा, तुम्हें हर्ट करना चाहता था। मुझे मारकर अपना गुस्सा शांत करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हक करके बोलता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। जी सोचती है, अगर मैं नहीं चाहूँगी तो लू फैमिली पूरी तरह से दब जाएगी। मेरा पहला फर्ज है लू फैमिली को सबके सामने लाना। मैं रुक नहीं सकती, मुझे जाने होगा। फिर वो उसे दूर होकर जाना चाहती है, लेकिन मिस्टर वो गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। जीजी बोलती है, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे हर्ट भी करना चाहते हो। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे जाने दो या मेरा काम खत्म कर दो। मुझे छोड़ देता है, लेकिन एक दिन मांगता है, प्लीज आज के लिए मेरे साथ रुक जाओ, कल चली जाना, मैं खुद तुम्हें छोड़ने आऊंगा। नेक्स्ट टाइम इन दोनों को बॉक्सिंग एरिया में देखते हैं। जीजी पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? असिस्टेंट बोलता है,
ये एक अलग टाइप की बॉक्सिंग है। इस गेम में चीजें दांव पर लगती है, जैसे किसी भी रिच फैमिली की कोई भी चीज, जैसे गिफ्ट, प्रॉपर्टी, शॉप, कुछ भी। तभी बोला चाहता है लू फैमिली की यंग मास्टर की लव लेटर है, कोई इसे चैलेंज करना चाहता है। जीजी जाने लगती है, लेकिन मिस्टर वो से रोककर बोलता है मैं तुम्हारे लिए वो लेटर लाऊंगा। फिर से फाइट करने चला जाता है। जीजी उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता। स्टार्टिंग में मिस्टर वो बहुत मार खाता है, लेकिन जीजी उसे ऐसी हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाती और चिल्लाते बोलती है मिस्टर बो, मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर बो खुश हो जाता है और उस आदमी को मारकर जीत जाता है। जीजी ऊपर आकर गुस्सा करती हुई बोलती है तुम क्या पागल हो, मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रहे थे। मिस्टर बो जीजी को उसके ब्रदर का लेटर देकर बोलता है चलो मैं तुम्हें बोट पर छोड़कर आता हूँ, लेकिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। जीजी रो रही थी। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है कि तुमने इसे जानवर से इंसान बना दिया है। तभी मिस्टर बो उठता है। ग्रैंडमा डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। मिस्टर बो बोलता है तुम अब भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो ठीक है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, बट इस बार खुद के लिए जीना। जीजी बोलती है, जीजी कहती है क्या तुम चाहते हो मैं अकेले जाऊँ, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ। मिस्टर बो खुश होकर हाँ बोलता है और उसे किस भी करता है। नेक्स्ट लू हाउस में मिस्टर बो जीजी को प्रपोज करता है। जीजी के हाँ बोलने पर रिंग पहना देता है। फिर सारे मिलकर फोटोज खींचने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।